गरीब स्वेटर वाले की सफलता। रौनकपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी राधा और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था और मोहन गांव के ही जमींदार के खेतों में काम किया करता था, लेकिन उसके बदले उसे ज्यादा कुछ पैसे नहीं मिला करते थे। इसलिए उसकी पत्नी राधा गांव में ही रहकर स्वेटर बनाने का काम किया करती थी, क्योंकि राधा को स्वेटर बनाना बहुत अच्छे से आता था और वह तरह तरह के डिजाइन वाले स्वेटर बनाया करती थी, जिससे उसके घर का थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाया करता था। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, ठंड शुरू हो गई है तो मुझे थोड़े बहुत स्वेटर बनाने का काम तो मिल ही जाएगा, इसलिए आप बस जमींदार का कर्ज चुकाने के बारे में सोचिए। हाँ राधा, बस उसी के बारे में सोच सोच कर चिंता हो रही है, क्योंकि दिन पर दिन ब्याज बढ़ता ही जा रहा है और जितना भी मैं काम करता हूँ वह सारे पैसे तो कर्ज चुकाने में ही चले जाते हैं। इसी तरह मोहन जितना भी कमाता था वह सारा उसका कर्ज चुकाने में ही चला जाता था। इसलिए राधा के बनाए स्वेटरों की वजह से ही उनका घर जैसे तैसे करके गुजारा हो रहा था, क्योंकि गांव के लोग राधा को कम पैसों में ही स्वेटर बनाने का काम दिया करते थे। अरे राधा, ये ले 100 रुपए और इससे एक अच्छा सा स्वेटर बना देना। लेकिन चाची, 100 रुपए तो बहुत कम है। लेकिन चाची, 100 रुपए तो बहुत कम है, ऊपर से आप ऊन भी तो नहीं दे रही हैं। आपको तो पता है ना आजकल ऊन कितने महंगे आते हैं। अरे कहाँ महंगे आते हैं, जैसे हमने तो कभी खरीदा ही नहीं है। अरे आज मेरे पास समय नहीं है, वरना ये तो मैं खुद ही बना लेती। अब तुझे ये पैसे रखना है तो रख, वरना मैं किसी और से बनवा लूंगी। इतना सुनकर राधा पैसे लेकर वापस अपने घर आ जाती है। तभी मोहन उससे कहता है, अरे राधा, जल्दी से अपने और बच्चों के कपड़े बांध लो। अरे वो सोहन भाई साहब का फोन आया था, उन्होंने शहर में मेरे काम की बात कर ली है, तो एक बार चलकर देख लेते हैं। वैसे भी मुझे यहाँ तो मेरे काम का कुछ अता पता ही नहीं है, कभी मिलता है तो कभी नहीं। ठीक है जी, जैसा आप कहें, लेकिन मैंने कुछ लोगों से स्वेटर बनाने के पैसे एडवांस में ले लिए हैं, तो मैं पहले उन लोगों के स्वेटर बना कर दे दूं। अरे तो कोई बात नहीं, तुम शहर जाकर ही बना लेना स्वेटर। वैसे भी आए दिन कोई ना कोई शहर से गांव कोई जाता ही रहता है, तो हम उनके हाथ से भिजवा देंगे। इतना कहकर मोहन अपने परिवार को लेकर शहर चला जाता है, जहां उसका बड़ा भाई सोहन उससे कहता है, अरे मोहन, ये तुम्हारा कमरा है, महीने का 1000 रुपए किराया है। अब भाई इससे सस्ता यहाँ पर कोई कमरा नहीं मिलेगा, अभी तो तू यहीं पे रह ले, बाद में देखा जाएगा। जी भाई साहब, अब आप यहाँ हमारे साथ हैं तो चिंता करने की क्या जरूरत है, और ऊपर से भाभी राधा और बच्चों के साथ रहेगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। इतना बोलकर मोहन लोहे की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। वहीं राधा भी गांव से लाए कुछ स्वेटर बनाने के काम में लग जाती है। तभी एक दिन जब राधा अपने कमरे के बाहर बैठकर स्वेटर बना रही होती है, उसी समय उसकी भाभी उर्मिला वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे राधा, ये क्या तू स्वेटर बना रही है? लेकिन किसका? हाँ भाभी, वो गांव में रहकर थोड़ा बहुत स्वेटर बनाने का काम कर लिया करती थी, तो बस उन्हीं में से कुछ स्वेटर रह गए थे, बस वही बना रही हूँ। उसी समय वहाँ पर अनीता नाम की एक औरत आती है और वो कहती है, अरे जरा सुनिए, आप किसी राधा नाम की औरत को जानती हैं जो स्वेटर बनाने का काम करती है? जी, मेरा ही नाम राधा है, कहिए क्या काम है? अरे मुझे आपके बारे में मेरी चचेरी बहन ने बताया है, क्योंकि वो भी रौनकपुर गांव में ही रहती है। वो कह रही थी कि आप गांव से शहर रहने आई हैं और आप स्वेटर बनाने का काम भी करती हैं। तो मेरी भी देवरानी का बेटा हुआ है, तो मुझे उसके लिए स्वेटर बनवाने थे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो घर के बने स्वेटर ही अच्छे और गर्म होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ कोई स्वेटर बनाने वाली मिलेगी ही नहीं। फिर मेरी चचेरी बहन ने मुझे आपके बारे में बताया। ठीक है, मैं आपके लिए स्वेटर बना दूंगी, आप बस मुझे बता दीजिए कि आपको किस तरह का स्वेटर बनवाना है। बाकी आप ऊन देख लीजिए, आप लाकर देंगी या मैं अपनी तरफ से ही खरीद कर लगा दूं? अरे
अब उनके बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए तुम अपनी तरफ से ही कोई मुलायम सा ऊन खरीद कर 3 स्वेटर बना देना। बाकी जितना भी पैसा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। इतना कहकर अनीता राधा को 3 स्वेटर बनाने का ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय मोहन भी वहाँ आ जाता है। उसके एक पैर में चोट लगी हुई थी। उसी समय राधा कहती है, अरे आपके पैर में क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? तभी वहाँ पर सोहन आता है और कहता है, अरे मोहन, तुझे तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। चल पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, यहीं पास में एक डॉक्टर बैठता है। इतना कहकर सोहन मोहन और राधा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर मोहन की चोट पर पट्टी करके उससे कहता है, देखिए, लोहे से चोट लगने की वजह से इनके पैर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। वैसे तो मैंने टिटनस की सुई लगा दी है, लेकिन फिर भी आपको 1-2 महीने घर पर ही रेस्ट करना होगा, वरना आपका ये इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं शहर अभी अभी आया हूँ, ऐसे में अगर मैं 1-2 महीने घर पर बैठ जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? देखिए, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है, वरना आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तो ये सोचकर शहर आया था कि शहर में काम करके वो जमींदार का सारा कर्ज चुका देगा और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ आकर तो उसकी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद राधा अनीता के 3 स्वेटर बनाकर उसे दे देती है। अरे वाह, ये स्वेटर तो तुमने बहुत अच्छे बनाए थे, मेरी देवरानी को भी बहुत पसंद आए। और वो ये भी पूछ रही थी कि क्या आप बड़े लोगों के स्वेटर भी बना लेती हो? जी हाँ, मैं बड़े लोगों के भी स्वेटर बना लेती हूँ, और अगर आपसे और कोई पूछे तो उन्हें भी बता देना, इससे मेरी थोड़ी बहुत कमाई और हो जाएगी। क्या बात है राधा, बहुत परेशान लग रही हो? हाँ, वो हम लोग गांव से शहर आए थे कि शायद थोड़ा हम लोगों का काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ आते ही मेरे पति की तबीयत खराब हो गई और अब उन्हें डॉक्टर ने 1-2 महीने तक घर पर आराम करने के लिए कहा है। तो अगर थोड़ा बहुत स्वेटर बनाने का काम मिल जाएगा तो घर खर्च चलाने में आसानी होगी। हाँ ठीक है, मैं अपने आस पड़ोस वाले को बता दूंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर अनीता स्वेटर के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और वो इस बारे में अपने आस पड़ोस के रहने वालों को भी बता देती है, जिसके बाद धीरे धीरे राधा के पास स्वेटर बनाने के ऑर्डर आने लगते हैं। तभी एक दिन बहुत बड़े ऊन के दुकान का मालिक राधा के घर आता है और उससे कहता है, सुनिए बहन जी, मार्केट में मेरी बहुत बड़ी ऊन की दुकान है, तो वहाँ बहुत से लोग आते हैं मुझसे ऊन खरीदने के लिए। तो अक्सर वो लोग मुझसे पूछते हैं, अगर कोई स्वेटर बनाने वाली हो तो हमें बता देना। तो आप मेरे लिए अगर स्वेटर बना दोगी तो मैं इसके बदले आपको अच्छी खासी कीमत दे दूंगा। बाकी माल मैं लड़कों के हाथ आपके घर ही भेजवा दिया करूंगा, आप बस समय पर ऑर्डर तैयार कर देना। ठीक है भाई साहब, आप मुझे बता दीजिए कितने स्वेटर तैयार करने हैं, मैं बना दूंगी। ठीक है, मैं माल के साथ लिस्ट भी भेजवा दूंगा। और इस तरह राधा को स्वेटर बनाने का अच्छा खासा काम मिल जाता है और इसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगते हैं। और धीरे धीरे करके राधा कुछ और गरीब औरतों को इस काम में लगा लेती है और अपनी एक छोटी सी दुकान खोलकर सब लोगों के साथ मिलकर काम करने लगती है। और अब उसे अलग अलग दुकानों से भी स्वेटर बनाने के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे राधा का काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और राधा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वेटर बनाने का काम एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि शहर में आकर एक गरीब को अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसी कड़ी मेहनत और हुनर की वजह से आज राधा ने शहर में अपनी एक पहचान बना ली थी और जमींदार का सारा कर्ज चुकाकर राधा ने शहर में ही अपना एक घर बनवा लिया था, जहाँ वो अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अनोखा मिट्टी के घर का जादू। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में सीमा और उसका छोटा भाई सुमित अपनी मां इंदु और पिता अजय के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे
और एक छोटी सी झोपड़ी में अपना गुजारा करते थे। इंदु को बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाने आता था। इंदु अपने हुनर से सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाया करती थी और सीमा के पिता उस खिलौने को बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। खिलौने बेचकर अजय को जो कुछ भी पैसे मिलते उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी एक दिन इंदु अपने पति से कहती है, सुनो जी, आप हर रोज अकेली ही खिलौने बेचने जाते हो, इतने में हमारे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। आपको पता है घर में राशन भी बहुत कम बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं भी आपके साथ खिलौने बेचने चलूंगी। अरे भाग्यवान, तुम एक साथ इतना काम कैसे करोगी? तुम घर भी संभालती हो, बच्चे भी संभालती हो और मिट्टी के खिलौने भी बनाती हो और मेरे साथ खिलौने बेचने भी जाओगी? नहीं नहीं, मैं इतना बोझ तुम पर नहीं डालना चाहता। कोई बात नहीं जी, आप मुझे अपने साथ खिलौने बेचने के लिए लेकर चलिए। हम दोनों अलग अलग खिलौने बेचेंगे तो ज़्यादा कमाई होगा और हम दोनों मिलकर अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को अच्छे से खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने बच्चों को भूखे नहीं देख सकती। इंदु बहुत ही जिद करने लगती है। तभी अजय मान जाता है और दोनों अलग अलग मिट्टी के खिलौने लेकर बेचने के लिए चले जाते हैं। खिलौने ले लो खिलौने, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो। ऐसी ही आवाज लगा लगा कर इंदु सारे मिट्टी के खिलौने बेच देती है। वहीं दूसरी तरफ अजय भी जोर जोर से आवाज लगाकर मिट्टी के खिलौने बेचता है। दोनों अलग अलग खिलौने बेचने गए थे, इसलिए आज दोनों की कमाई अच्छी हो जाती है और अपने बच्चों को खाने के लिए मिठाई लेकर आता है। मिठाई देखकर दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सीमा अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, ये मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कितने समय बाद हम ये मिठाई खा रहे हैं। मैं तो मिठाई का स्वाद ही भूल गई थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपको तो पता है कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। ये रसगुल्ला तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सूखी रोटी खा खा कर दिन काट रहे थे, आज रसगुल्ला खाकर मन खुश हो गया। इंदु और अजय अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। अब ऐसे ही इंदु रात भर जागकर खिलौने बनाती और सुबह अजय के साथ बाजार जाकर खिलौने बेचा करती थी। और जिस दिन ज्यादा खिलौने बिकता था उस दिन अपने बच्चों के लिए बाजार से ही स्वादिष्ट पकवान लेकर आती। लेकिन तभी एक दिन इंदु और अजय दोनों एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उसी बीमारी में दोनों की मृत्यु हो जाती है। पूरे घर में मातम सा छा जाता है। सीमा और सुमित दोनों बहुत रोते हैं। तभी सीमा बोलती है, माँ, पिताजी, आप दोनों हमें ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अभी तो हमें आप दोनों की बहुत जरूरत थी। आप दोनों हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब हम दोनों भाई बहन क्या करेंगे? अब तो हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। हम दोनों का आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। दीदी, माँ पिताजी हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो तो दीदी, दोनों कैसे आराम से सो रहे हैं। मैं कब से माँ पापा को आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों तो मेरा एक भी नहीं सुन रहे हैं। दीदी, आप माँ से कहो ना कि वो मेरी बात सुने। सुमित, माँ पिताजी हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन मेरे प्यारे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हम दोनों रोज रात को माँ पिताजी से बात करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक सुंदर सा तारा बन गए। माँ पिताजी हम दोनों से रोज रात को मिलने आएंगे, एक तारे के रूप में। अब चुप हो जाओ मेरे प्यारे भाई, ऐसे नहीं रोते। ऐसा कहकर सीमा अपने छोटे भाई सुमित को दिलासा देती है। फिर कुछ समय बाद दोनों भाई बहन अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सुमित अपनी बड़ी बहन से कहता है, दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। प्लीज दीदी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। दीदी, जब मैं खिलौने बेचकर आती थी तो वो हमें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। फिर उसके बाद अपने गोद में लेकर मुझे लोरी गाकर सुलाती थी। दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? दीदी,
सुमित मेरा प्यारा भाई, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अब माँ की तरह मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूँगी। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी और तुम्हें लोरी भी गाकर सुनाऊंगी, ठीक है? चलो अब फटाफट उठो, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाई हूँ, लो तुम खा लो। ऐसा कहकर सीमा अपने छोटे भाई को खीर खिलाती है और उसके बाद लोरी गाकर अपने भाई को सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में जो भी राशन था अब सब कुछ खत्म हो जाता है और जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी अब खत्म हो जाता है। अब घर में ना तो एक भी रुपया था और ना ही एक भी दाना। सीमा बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है, घर में जो भी राशन था वो भी खत्म हो गया, अब तो एक भी रुपया नहीं है। अब मैं सुमित का ख्याल कैसे रखूंगी? लगता है मुझे भी माँ की तरह खिलौने बनाकर बेचने चाहिए। खिलौने बेचकर ही मैं अपने भाई का ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी मुझे मिट्टी का घर बनाना अच्छे से आता है। बहुत बार मुझे माँ ने भी कहा था कि तुम्हें मिट्टी का घर बनाना अच्छे से आता है। ऐसा सोचकर सीमा मिट्टी के छोटे छोटे सुंदर सुंदर घर बनाती है और उसे बेचने के लिए बाजार में चली जाती है। छोटे छोटे सुंदर सुंदर मिट्टी के घर ले लो, आओ आओ ले लो, बहुत ही प्यारे प्यारे से मिट्टी के घर हैं, मिट्टी के घर ले लो। ऐसा कहकर सीमा अपने हाथों से बनाए हुए छोटे छोटे मिट्टी के घर बेचने के लिए बैठी रहती है। ऐसे ही शाम हो जाता है, लेकिन बेचारी सीमा का एक भी घर नहीं बिकता है और वो उदास होकर अपने घर आ जाती है। तभी सुमित सीमा से खाना मांगता है। दीदी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। प्लीज दीदी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। 2 दिनों से आप मुझे बस एक एक रोटी खाने को दे रही थी, लेकिन आज तो आपने मुझे एक भी रोटी खाने को नहीं दी। दीदी, बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे प्यारे भाई, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं मिट्टी के घर बेचने गई थी, लेकिन एक भी घर नहीं बिका। घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है और ना ही एक पैसा भी है। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे भाई, कल मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगी। अब चलो पानी पीकर सो जाओ। ऐसा कहकर सीमा सुमित को पानी पिलाकर सुला देती है और खुद आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती है और आसमान में चमकते हुए 2 तारों से बातें करती है। उन तारों को सीमा अपने माँ पिताजी समझती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ क्योंकि मैं सुमित को खाना तक नहीं खिला पा रही हूँ। आज मेरा भाई पानी पीकर ही सो गया। ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैं क्या करूँ माँ, मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपने छोटे भाई को भूखा नहीं देख सकती हूँ। ऐसा कहकर सीमा फूट फूट कर बहुत रोती है और वहीं रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह सीमा फिर से मिट्टी के घर को लेकर बाजार बेचने चली जाती है। तभी सीमा के पास एक औरत आती है और वो 3 घर खरीद कर ले जाती है। ये देखकर सीमा बहुत खुश होती है और सीमा उन पैसों का अपने और अपने भाई के लिए खाना खरीद कर घर ले जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है और वो सीमा से कहती है, बेटा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। बेटा, मैं बहुत लोगों से खाना मांगी, लेकिन मुझे किसी ने खाने को नहीं दिया। बेटा, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। अम्मा, मेरे पास थोड़ा सा खाना है जो मैं अपने लिए और अपने भाई के लिए ले जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपने हिस्से का खाना खिला सकती हूँ, लेकिन अपने भाई के हिस्से का नहीं। अगर आपका इतने में पेट भर जाता है तो आप खा लो। ऐसा कहकर सीमा अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी अम्मा एक परी के रूप में आ जाती है और वो परी सीमा से कहती है, सीमा बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो। मैं परी लोक से पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ। जो लोग अच्छे और नेक दिल के इंसान होते हैं, परियां उनकी मदद करती है। सीमा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मिट्टी के घर को अनोखा मिट्टी का घर बनाती हूँ। परी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनोखा मिट्टी के घर, ये सब कैसे हो सकता है? सीमा,
तुमने अपनी मेहनत से बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के छोटे छोटे से घर बना रखे हैं। एक घर को मैं अनोखा घर बना देती हूँ। वो घर जादुई होगा। उस घर को तुम जिस जमीन पर रखोगी वो एक सुंदर घर में बदल जाएगा और उसके अंदर तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान मिलेगा। अब तुम्हें झोपड़ी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अनोखा मिट्टी के घर में रहना और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। ऐसा कहकर वो परी सीमा की मिट्टी के घर को अनोखा मिट्टी के घर बना देती है। सीमा परी को धन्यवाद करके उस अनोखा मिट्टी के घर को अपने साथ ले आती है और जहाँ उसकी झोपड़ी होती है वहाँ उस मिट्टी के अनोखा घर को रख देती है। तभी उसके सामने वो झोपड़ी एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। सीमा और सुमित उस घर के अंदर जाकर देखते हैं। तभी वहाँ पर तरह तरह के मिठाई और पकवान रखे थे और उनके ज़रूरत का हर सामान, खाना पीना, पहनने के लिए कपड़े, जूते, सैंडल सब रखे थे। सुमित और सीमा दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। तभी सुमित सीमा से कहता है, दीदी, आपने मुझसे कल वादा किया था कि आप मुझे अगली सुबह पेट भरकर खाना खिलाओगी और वो वादा आपने पूरा किया। अब बहुत ही अच्छी हो दीदी, आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। दीदी, अब हम इस आलीशान बंगले में रहेंगे। दीदी देखो ना, कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं और कितने अच्छे अच्छे कपड़े। दीदी, ये सब कुछ आपके वजह से मिला है क्योंकि आप बहुत ही अच्छे दिल की हो और ईमानदार लड़की हो। सुमित, हमें तो सब कुछ मिल गया लेकिन हमारे जैसे ना जाने कितने अनाथ बच्चे हैं। सीमा के इतना कहते ही अनोखा मिट्टी के घर के जादू से बहुत सारे सोने से भरे मटके आ जाते हैं। तभी सीमा समझ जाती है कि हमें इन सोने के सिक्कों का क्या करना चाहिए। अगले दिन सीमा और सुमित दोनों मिलकर गरीब, अनाथ और ज़रूरतमंद लोगों में सोने का सिक्का बांट देते हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव में सीमा और सुमित की बहुत प्रशंसा होती है और दोनों भाई बहन भी अनोखा मिट्टी के घर के जादू से आलीशान बंगले में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।